Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 12th class physics. Today we start new unit 5th, electromagnetic wave. Chapter number 8, NCERT book, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमारा एक टॉपिक है. जस्ट हम स्टार्ट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जहाँ पर हैं और जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात एग्जांपल से शुरू करते हैं, जैसे लाइट है. लाइट भी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इसी तरह से रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, गामा वेव्स, एक्सरे, ये सारी की सारी क्या हैं, सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ईएम वेव भी बोल देते हैं इनको. तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इससे पहले हम जिस तरह से पढ़ के आए हैं, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था तो मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे थे, फ्लक्स चेंज हो रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा था. तो इसका अपोजिट भी ट्रू है. अगर हम ये कहें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करें और वहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. तो इसके साथ साथ हमने एम्पियर सर्कुटल लॉ भी पढ़ा था. एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़ा तो उसके साथ कुछ ऐड यहाँ पर मैक्सवेल ने किया. मैक्सवेल ने उसके साथ एक्स्ट्रा टर्म जो ऐड की वो था डिस्प्लेसमेंट करंट. तो उसके साथ साथ इक्वेशन जी जो मैक्सवेल ने उन इक्वेशन का यूज़ किया, लॉरेंट्स लॉ का यूज़ करते हुए मैथमेटिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो लॉ हैं उनको प्रूव किया. तो इन सभी के बारे में हमारा ये चैप्टर रहने वाला है. तो जिस देखिए हम स्टार्टिंग में आज पहला ही हमारा जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट से हम शुरू कर रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले इसके अंदर हम कर रहे हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है. पिछले हम यूनिटों में पढ़ चुके हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ. एम्पियर सर्कुटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था भाई, जो लाइन इंटीग्रल थी मैग्नेटिक फील्ड अगर बी था क्लोज पाथ में तो बी डॉट डी एल म्यू डॉट आई के बराबर होता था. ये मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी हमारा जिस तरह से म्यू नोट होता था तो म्यू नोट आई के बराबर ये हमारा रिजल्ट आता था. आई यहाँ पे करंट था और सी क्या था, क्लोज सर्किट था. लेकिन मैक्सवेल ने कहा 1864 में इक्वेशन जो है वो लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है. हर जगह हर केस में ये फिट नहीं बैठती, इसमें कमी है इक्वेशन में. तो ही एक्सप्लेन विद हेल्प फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. कुछ उसने ऑब्जर्वेशन की, उनके बाद उसने डिसाइड किया भाई कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टर्म जो है इसमें नहीं है. तो देखिए किस तरह से मैक्सवेल ने प्रूव किया. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया जिसकी दो प्लेट थी. जिस तरह से प्लेट पी एक क्यू और इसको बैटरी बी या सेल के साथ जोड़ दिया, की के साथ जोड़ दिया, की को प्रेस कर दिया. जैसे ही इसमें से करंट मूव करना शुरू कर दिया और जैसे ही करंट मूव करता है तो यहाँ से करंट मूव करता है वायर में से और कैपेसिटर क्या होना शुरू हो जाता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है कैपेसिटर प्लेट. और कैपेसिटर जब चार्ज फुल हो जाता है तो यानी कि इसके अंदर से करंट देखिए जिस तरह से हम व्हेन द कीज प्रेस, की को हम प्रेस कर देते हैं तो करंट फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर, वायर में से करंट चलना शुरू हो जाता है. द कैपेसिटर स्टार्ट रोटेटिंग स्टार्टिंग चार्ज, कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑन कंडक्शन करंट इन द वायर डिग्री. जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होता जाता है तो कंडक्शन जो करंट था वो क्या होता जाता है, करंट कम हो जाता है. जैसे फुल चार्ज हो जाएगा कंडक्शन करंट भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा. जो आई करंट है फिर क्या हो जाएगा, मूव नहीं करेगा. देयर इज नो करंट इन द बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. देखिए ड्यूरिंग चार्जिंग लेट एट एन इंस्टेंट आई बी द कंडक्शन करंट इन द वायर. दिस करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर. जो वायर में से करंट मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि करंट जब मूव करता है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. हम पढ़ चुके हैं वो. मान लीजिए एक रिंग के रूप में हमने ले लिया कि चारों तरफ ये सर्कल के रूप में जो C1 से दिखाया हुआ है क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई है, मैग्नेटिक फील्ड है. तो विच कैन बी डिटेक्ट यूजिंग ए कंपास नीडल. इसके पास अगर हम कंपास नीडल लेके आते हैं वायर के पास तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है. इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है. लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R विच इज एट ए
परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम कनेक्टिंग वायर, इससे डिस्टेंस आर पॉइंट है कोई यहाँ पर एरिया, इसका डिस्टेंस वायर से कितना है, स्मॉल आर के बराबर, तो वहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो आउटसाइड द पैरेलल प्लेट, बाहर है ये पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर की है उससे बाहर है। फॉर दिस वी कंसीडर प्लेन सर्कुलर लूप के रूप में मैग्नेटिक फील्ड है और वो टेंजेंशियली होगा इस लूप के हर केस में। लाइज ऑन द वायर एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग वायर, और ये सर्कल जिस तरह से करंट कैरिंग वायर ये है मान लीजिए पेन, और ये सर्कल लूप मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एक दूसरे के यानी कि 90 डिग्री पे है और इसके टेंजेंशियली जो सर्कल होगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। बी इज मैग्नेटिक फील्ड एट आर सेम ऑल पॉइंट ऑफ द लूप, सभी पॉइंटों पे क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, टेंजेंशियली होगा हर पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंशियली। तो उस केस में तो सरकमफ्रेंस के देन यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ का रिजल्ट हम जब लिखते हैं तो फिर ये क्या आता है भाई, बी डॉट डी एल, यानी कि सी क्लोज सर्किट था, बी डी एल कोस एंगल यहाँ पे 0 डिग्री हो गया है, तो पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एल क्या आ जाएगा 2 पाई आर, साथ में क्या है बी और कोस 0 1 हो चुका है, तो ये किसके बराबर होता है, म्यू आई, और बी यहाँ से जब निकालते हैं तो ये इसके नीचे चला गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो मतलब कि रिजल्ट है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा केस थोड़ा सा केस चेंज कर दिया जाए, नाउ वी कंसिडर डिफरेंट सरफेस अलग कर लिया हमने, जैसे कोई टिफिन बॉक्स होता है, मतलब कि जिस तरह एक साइड उसको हम ढक्कन खोल दें और अंदर का जो सरफेस है उस तरह से ढक्कन खोलने के बाद जैसे स्टील का बॉक्स होता है लंच बॉक्स, तो शेप उसके सर्फ विदाउट लीड इट्स सर्कुलर रिंग विच है द सेम बाउंड्री एज द लूप C1, और उसकी बाउंड्री क्या है, C1 लूप की तरह ही रहेगी, ऊपर वाली जो बाउंड्री होगी उसकी जिस तरह से, तो उसकी बाउंड्री क्या रहेगी, सर्कल की तरह ही रहने वाली है, इस तरह से गोल गोल मतलब कि पीछे का बंद है और आगे से बाउंड्री है। द बॉक्स डज नॉट टच द कनेक्टिंग वायर एंड प्लेट, उसको टच ना करे। द फ्लैट सर्कुलर बॉटम एस ऑफ द टिफिन बॉक्स लाइज इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट बी। देखिए दिखा रखा है सारा डायग्राम में, ये टिफिन बॉक्स की तरह है, ऐसे आगे का जो यहाँ पे बंद करते हैं हम वो खुला होगा, ये रिंग दिखा रखा है C1, और C1 इसके बराबर का रिंग का लगभग, और पीछे का जो ये है नीचे ऐसे सरफेस दिखा रखे नीचे की थाली जो उसकी, और ये इस तरह से लेना है भाई, इसके बीच में टच ना करे इसको वायर भी, और ये जो पैरेलल प्लेट है जो इसकी कैपेसिटर की वो भी इसके बीच में आ जाए एक प्लेट, और ये इसका सरफेस है इस तरह से, ये ऐसे सरफेस है नीचे वाला ये दिखा रखा है, ये पैरेलल प्लेट है पी और क्यू है की के साथ जुड़ा हुआ है, ये दिखा रखा है सारा। नाउ कंडक्शन करंट इज पासिंग थ्रू द टिफिन बॉक्स सरफेस, कंडक्शन करंट पास करता है, देयरफॉर कंडक्शन करंट यहाँ पे कोई पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन करंट पास कैसे करेगा, यहाँ पर हमने जो कैपेसिटर लगाया हुआ है, देखिए इसके बीच का अंदर का ये सरफेस है, इसमें से कोई कंडक्शन करंट पार नहीं कर रहा, जिसके साथ टच भी नहीं है ये, तो इसके केस में फिर आई की वैल्यू क्या आ जाती है 0। ऑन अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, जैसे ही आई 0 हो गया तो आई 0 होते ही ये सारे की सारी वैल्यू क्या हो गई 0, तो बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब कि जैसे हमने सरफेस चेंज किया, सिंपल रिंग की बजाय टिफिन बॉक्स का सरफेस लिया, तो उसके केस में बी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया भाई, ये इसकी जो वैल्यू है एम्पियर सर्कुलर लॉ की हर जगह ये वैलिड नहीं है, लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है, तो इस करके इसकी कमी को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने ये कहा कि ड्यू टू समथिंग मिसिंग, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस है, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो कुछ सरफेस जो यूज किया है सभी के अंदर एक मतलब कि वैल्यू नहीं मिल रही। दिस मिसिंग टर्म मस्ट बी रिलेटेड विद ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद पास थ्रू द सरफेस। देखिए जो मिसिंग टर्म है हम इसके लिए ये कह रहे हैं चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास करता है तो प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग, तो उस दौरान प्लेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए इफ एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, कोई टाइम दे रखा है और क्यू क्या है
चार्ज है ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, जो फर्स्ट यूनिट में हमने किया था, और एरिया क्या है उस प्लेट का, ए है। तो कैपेसिटर प्लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या आता था, ई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, जो एस सरफेस है। इट हैज़ सेम मैग्नीट्यूड ओवर ऑल, पूरे के पूरे एरिया में मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा। एंड बिकम जीरो आउटसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर से बाहर इसकी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई जो हम निकालते थे, ई डॉट ए होती थी, ए की वैल्यू हमने ये निकाल दी क्या, और इनटू में ए, इनके बीच में एंगल यहाँ पे 0 डिग्री का है, तो यानी कि इसकी वैल्यू जब रखते हैं, ई की वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये वैल्यू रखी, इनटू में ए से ए कट गया, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। तो ये जो हमारी वैल्यू आती है फाई की मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो वो किसके बराबर होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बराबर होता है प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो इस केस में अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी फाई बाई डी टी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए इसको डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर होगा, यहाँ पे करंट के बराबर है, जिस तरह से डी क्यू बाई डी टी। दूसरी तरफ इसको अगर हम लेके जाएं एप्सिलॉन नॉट को, तो ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी जो है ये करंट जो होगा, ये करंट जो करंट थ्रू द सरफेस एस कोरस्पोंडिंग टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से जो करंट उस सरफेस एस में से जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, आई डी। जिस तरह से यहाँ पे दिखाया था भाई, ये सरफेस एस है इसमें से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई डी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट इसको बोला जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन फिर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट विच कम इनटू प्ले इन द रीजन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंज बाय विद टाइम, वो फील्ड जन के वो क्षेत्र, मतलब कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, तो उसके वहाँ पर जो करंट होगा वो करंट कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। और ये इसकी वैल्यू आई डी इसके बराबर हमने अभी निकाली है। तो ये जो टर्म है ये मिसिंग टर्म थी एम्पियर सर्कुलर लॉ की, जिसका में कोई जिक्र नहीं था। तो मैक्सवेल ने इसको इसको ऐड किया एम्पियर सर्कुलर लॉ के अंदर। डियर मस्ट में डिस्प्लेसमेंट करंट अलोंग विद कंडीशन आई इज क्लोज लूप के केस में तो आई प्लस आई डी करंट हो जाएगा, ना कि सिर्फ आई। तो प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी अलोंग विद इंडिविजुअल्स दी में नोट बी कंटिन्यूस, अलग अलग अगर हम करते थे करंट कंटिन्यूटी की को वो भी नहीं करता था, लेकिन इकट्ठा अगर हम दोनों करंटों के काउंट कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी को वो भी कर रहा है। तो मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ का मॉडिफाइड लॉ बन जाएगा, जिसको यानी कि हम कहेंगे फिर एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। देखिए तो बी डॉट डी एल म्यू आई की जगह क्या आ गया, आई प्लस आई डी, यानी कि आई प्लस यानी कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये रिजल्ट जो आएगा किसका आएगा, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ का। इस तरह से ये जो करंट था डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।